कर दिए थे मेटालर्जी। हम बताए थे कि मेटालर्जी यानी धातुकर्म, मतलब कि धातुओं को उसके अयस्कों से जो निष्कर्षित किया जाता है जिस विधि के द्वारा, उस विधि का नाम ये धातुकर्म, ये दोनों पढ़ लिए थे। और बता भी दिए थे कि धातुकर्म की जो पूरी प्रक्रिया है वो 4 स्टेप में पूरी होती है। इनरिचमेंट ऑफ द ओर पहला स्टेप, कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर दूसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल तीसरा स्टेप, और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ये चौथा स्टेप। ये हम लोग देख लिए थे कि किस स्टेप में क्या चीज किया जाता है, लेकिन आज इसको हम लोग डिटेल से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो नंबर 1 में चलेंगे। क्या है वो? अयस्कों का सांद्रण। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, यानी इनरिचमेंट ऑफ द ओर। हम बताए थे कि इनरिचमेंट ऑफ द ओर यानी अयस्कों का जो सांद्रण है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि धातु के जो अयस्क होते हैं वो प्योर स्टेट में नहीं होते, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में नहीं रहते, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिले रहते हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को विभिन्न विधियों का प्रयोग करके अलग करना और शुद्ध अयस्क प्राप्त करना, इसी को हम लोग बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण यानी इनरिचमेंट ऑफ द ओर, या उसी को कंसंट्रेशन ऑफ द ओर भी कहा जाता है। और उसके बाद जो शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है उसका नाम क्या होता है? सांद्रित अयस्क। तो ये हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग को देखना है उसके आगे इसी स्टेप में क्या कि भाई किस विधि के द्वारा हम लोग, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को निकालते हैं, उनके लिए हम लोग कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ हैं इस प्रकार हैं। एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस, दूसरे का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जिसको फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। इसके बाद लीचिंग मतलब केमिकल विधि यानी रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। और एक होता है मैग्नेटिक प्रोसेस। तो ये मेन 4 प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम लोग किसी भी धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाते हैं। अब इन 4 विधि में से मुख्य जो 4 विधियां हैं, कौन कौन सा? हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन विधि, लीचिंग और चौथा मैग्नेटिक मेथड। इन चारों में से कौन सा विधि अप्लाई करेंगे अशुद्धि को निकालने के लिए, यह डिपेंड करता है कि उस अयस्क और उसमें जो मिले हुए इम्प्योरिटीज हैं उनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। यानी अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर ही यह निर्भर करता है कि किस विधि का प्रयोग किया जाए अशुद्धियों को हटाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है हम इसको लिख देते हैं। एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तीसरा है लीचिंग, ठीक है। और चौथा है मैग्नेटिक। तो ये 4 मेन मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अशुद्धियों को दूर करने। पहला क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। दूसरे का नाम क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तीसरे का नाम है लीचिंग, इसी को केमिकल मेथड भी बोलते हैं लीचिंग को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम केमिकल मेथड। और इस पर है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय विधि, रासायनिक विधि, फेन उत्प्लावन विधि और हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि। हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या किया जाता है और किस किस अयस्क के शुद्धिकरण में हम लोग मुख्य रूप से किस किस
विधि का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई इसमें से कोई भी विधि हो, उसको करने से पहले क्या किया जाता है। जो आपके पास अयस्क है उस अयस्क को क्रशर मशीन में डालकर, अब क्रशर मशीन मतलब वो पत्थर फोड़ने वाला बड़का मशीन नहीं लाना है, कोई भी जो ग्राइंडिंग मशीन आपके पास हो, क्रशिंग मशीन, उसमें डालकर उसको महीन बारीक पीस लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। ठीक है, यानी जो भी तरीका हो आपके पास उस तरीका के द्वारा आप उस अयस्क को पहले पीस कर क्या कर लेंगे, महीन पाउडर के रूप में, बारीक पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, वो सब विधि में काम आएगा, इतना करना ही है आपको। अब क्या है, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड जो है, इसमें क्या है कि एक जल की धारा प्रवाहित होती रहती है, जल की धारा, वाटर स्ट्रीम जो है वो प्रवाहित होती रहती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीसे गए पाउडर्ड ओर जो था, एस्क जो था, उसको ऊपर से गिराते हैं। इसमें गिराने से क्या होता है कि वो जो पाउडर्ड ओर था उसमें दो चीज था, एक प्योर एस्क और दूसरा क्या था, इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जो है वो हल्का होता है, जिसकी वजह से वह पानी जो बह रहा है उस जल की धारा के साथ बहते हुए आगे चला जाता है। लेकिन जो शुद्ध एस्क था वो भारी होने की वजह से सेटल डाउन कर जाता है, जहां गिरा वहीं पर बैठ जाता है। अब माने कि जल की धारा प्रवाहित हो रही है, अब उसमें एक ईंटा डाल देंगे तो ईंटा थोड़ी भाग के चला जाएगा दूसरी जगह, वो तो नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन अगर कोई हल्का सा जैसे लकड़ी का बुरादा इस तरह से कुछ डालेंगे तो जाहिर सा बात है वो हल्का होने की वजह से पानी की धारा के साथ आगे चला जाएगा। तो यही तरीका यहाँ भी होता है कि उस पाउडर पीसे हुए, महीन पीसे हुए पाउडर ओर को जब बहते हुए जल की धारा पे गिराया जाता है तो उस पीसे हुए पाउडर एस्क में जो अशुद्धियां हैं वो हल्के होने की वजह से जल की धारा के साथ बहते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन जो भारी हैवी जो ओर है, प्योर ओर, वो सेटल डाउन कर जाता है और इस तरह से शुद्ध एस्क जो है आपको मिल जाएगा। तो इसको उठा लीजिए वहां से आप, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। और इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से टीन, लेड और आयरन के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो टीन के लिए, लेड के लिए, आयरन के लिए। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे टीन, लेड और आयरन। यानी टीन मतलब टीना समझते ही होंगे, लेड मतलब शीशा और आयरन मतलब लोहा। तो मुख्य रूप से इन तीन धातुओं के एस्क को शुद्ध करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है ना कि पहले इसका किसके लिए उपयोग करते हैं, जनरल देख लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है कॉपर के लिए और जिंक के लिए और लेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कॉपर मतलब तांबा हो गया, जिंक मतलब जो जस्ता है वो, और लेड मतलब शीशा। तो इनके लिए विशेष करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लोट फ्लोटेशन मेथड का। इसमें क्या किया जाता है ना कि पानी ले लिया जाता है, एक कंटेनर में पानी ले लीजिए, कंटेनर बर्तन, उस बर्तन में पानी ले लीजिए हल्का सा, और उसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जो है या पाइन ऑयल, इसको उसमें डाल दीजिए। और इसके बाद क्या किया जाता है इसमें कि काफी तेज हवा का झोंका दिया जाता है। हवा का झोंका देने से क्या होगा कि उसमें झाग बनने लगता है, कि पाइन ऑयल जो है उसमें बहुत ज्यादा झाग बनता है, ठीक है। तो पाइन ऑयल डालते पानी में और उसमें हवा का तेज झोंका दिया तो इसमें क्या झाग बनने लगता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि वो जो पाउडर पिसा हुआ जो ओर था, एस्क था, उसको उसमें डालते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो पानी में गीला होता है, पानी में भीगने की वजह से वो सेटल डाउन नीचे में चला जाता है, पानी में चला जाता है। लेकिन जो शुद्ध ओर होता है, एस्क होता है, वह तेल में भीगने की वजह से झाग के साथ ऊपर आ जाता है। अब उस शुद्ध एस्क को, पाउडर ओर को हम लोग क्या करते हैं कि झाग सहित हाथ में लेके और बाहर निकाल के धूप में सुखा लेते हैं। और सूखने के बाद वो जो एस्क बचता है वो शुद्ध एस्क होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज थे जो थे वो वाटर में चले जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। तो इस विधि का नाम है आपका फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, और इसका प्रयोग विशेष करके कॉपर, जिंक और लेड जैसे धातुओं के एस्कों के शुद्धिकरण में किया जाता है। तीसरा है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कि जो पाउडर ओर था आपका, उसमें क्या करते हैं कि विशेष तरह का रसायन, केमिकल डाल देते हैं। ऐसा केमिकल लेते हैं जिसमें वो जो पाउडर ओर था उसमें जो शुद्ध ओर है वह घुलनशील हो, डिजॉल्व हो, ठीक है। अब जैसे उसमें केमिकल डालेंगे
तो पाउडर ओर में क्या क्या चाहिए कि इम्प्योरिटीज है, अगर शुद्ध ओर है तो शुद्ध ओर जो है, जो कि महीन पाउडर पिसे हुए फॉर्म में है, वह उस केमिकल में डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि इम्प्योरिटीज जो है, अशुद्धियां जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, अब उसको हम लोग छान देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो अशुद्धियां होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, लेकिन वो जो प्योर ओर था वो उस केमिकल में घुलकर और फिल्टर होकर नीचे चला आता है। बाद में उसको हम लोग प्रोसेसिंग के जरिए उसमें से शुद्ध ओर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि का प्रयोग जो है विशेष करके किया जाता है बॉक्साइट ओर के लिए, बॉक्साइट एंड सिल्वर। बॉक्साइट तो आप जानेंगे, पढ़ाया था एक दिन, बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का जो होता है, तो उसके शुद्धिकरण में हम लोग इसी लीचिंग मेथड का उपयोग करते हैं। और सिल्वर यानी चांदी चांदी का जो एस्क है उसको शुद्ध करने के लिए भी विशेष करके लीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में मैग्नेटिक मेथड बहुत इजी है, तो नाम से ही क्लियर है। इसमें जो पाउडर पिसे हुए ओर होते हैं, अगर उसमें कोई आयरन या आयरन के समान चुंबकीय गुण वाला इंप्योरिटीज है तो उसको हटाने के लिए हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। जैसे पाउडर पिसे ओर के पास आप मैग्नेट ले जाएंगे तो उसमें जो आयरन पार्टिकल्स होगा उसमें चिपक जाएगा और इस तरह से आपका इंप्योरिटी अलग हो जाएगा और शुद्ध ओर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 मेन मेथड हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड जिसमें जल की धारा का प्रयोग किया जाता है। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड यानी फेन प्लावन विधि, फेन हम लोग उत्पन्न करते हैं और तब उसके द्वारा शुद्ध करते हैं उसको। लीचिंग यानी रासायनिक विधि और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय विधि। सबका यूज भी मैंने लिख दिया है, कहाँ कहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं। टीन, लेड और आयरन के ओर को शुद्ध करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर, जिंक और लेड को शुद्ध करने के लिए हम लोग फ्लोट फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बॉक्साइट और सिल्वर जैसे धातुओं के जो एस्क हैं उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग लीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी एस्क में मैग्नेट मिला हुआ हो, आयरन मिला हुआ हो, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो था इनरिचमेंट ऑफ द ओर वो समाप्त हो। अब दूसरा जो मेथड है हम लोगों का वो है कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, यानी सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन। क्या बताया था इसको कि जब हम लोगों को सांद्रित अयस्क, अभी देखिए अभी जो प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होने के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या करना है कि ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करना है। क्यों बताया था मैंने कि ऑक्साइड अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण है वो अधिक आसान और सस्ता होता है। इसलिए अगर आपके पास यदि कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क हो तो सबसे पहले उसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं। अगर पहले से ही आपके पास ऑक्साइड अयस्क है तो इस मेथड की आवश्यकता, इस स्टेप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क है, तब उसको आप ऑक्साइड अयस्क में आपको परिवर्तन करना होगा। लेकिन ये परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। ठीक है, एक को बोलते हैं रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेथड के जरिए हम लोग सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रोस्टिंग के बारे में। आखिर रोस्टिंग है क्या भाई? रोस्टिंग देखिए वह तरीका, वह मेथड जिसके जरिए सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है तो रोस्टिंग कहलाता है। यानी वह मेथड जिसके जरिए सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? रोस्टिंग। रोस्टिंग में और क्या होता है इस विधि में? इस विधि में जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी हवा की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। यानी अत्यधिक ताप पर जब उसको हम लोग गर्म करते हैं हवा की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को, तो वह ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रिया में जो गैस उत्पन्न होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जरा हम लोग रिएक्शन दे देते हैं
जैसे एग्जांपल लेंगे जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फाइड ZnS, ये जिंक का सल्फाइड ओर है। अब हम लोग को इसमें से जिंक अलग करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऑक्साइडाइज में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक का जो निष्कर्षण होगा वो अधिक आसान होगा। इसलिए सबसे पहले जिंक सल्फाइड को हम लोग ऑक्साइडाइज में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, तो इस जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हीट का साइन हो गया, जब हाई टेम्परेचर पे इसको आप हीट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बैलेंस करने की आवश्यकता है, बैलेंस वैसे पूछता नहीं है, वैसे मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 करेंगे तो फिर यहाँ भी 2 करना होगा, और 2 ऑक्सीजन इधर हो गया 4 ना, 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 3 2 जा 6, जिंक 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया ये 4 2 6 3 2 जा 6। हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका ये सब जिंक लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है 2 ZnO। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जिंक सल्फाइड को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वह जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्रिया में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ये जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। अब इस जिंक ऑक्साइड से जिंक का जो निष्कासन होगा वो अधिक आसान होगा। तो रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए हम लोग जिंक किसी भी सल्फाइड गैस को ऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब चलते हम लोग दूसरा, जिसका नाम है आपका कैल्सिनेशन। देखिए कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है कि कार्बोनेट एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित किया जाता है, यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग कार्बोनेट एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित करते हैं। कैसे किया जाता है, तो इसमें जो भी आपके पास कार्बोनेट एसिड है उसको हवा की अनुपस्थिति में, याद रखेंगे इसमें हवा की उपस्थिति था रोस्टिंग में, और कैल्सिनेशन में हवा की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसको हम लोग हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वो ऑक्साइड एसिड में टूट जाता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये जिंक का कार्बोनेट एसिड है। तो चूंकि हवा अनुपस्थित है इसलिए वहां ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, और हाई टेम्परेचर पे जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए ये जो कार्बोनेट एसिड था जिंक का वो ऑक्साइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो रोस्टिंग के जरिए हम लोग सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित करते हैं, और इस विधि में हम लोग उस सल्फाइड एसिड को हवा की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिससे जिंक सल्फाइड जो सल्फाइड एसिड है वो ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित होगा, और इस क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। जबकि कैल्सिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कार्बोनेट एसिड है उसको हवा के अनुपस्थिति में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिससे वह कार्बोनेट एसिड ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रिया में जो गैस निकलता है उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सिंपली आपको सीधे सीधे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए कि जो सल्फाइड गैस है उसको ऑक्साइड गैस में किस विधि से प्रयोग किया बदला जाता है, तो 4 को ऑप्शन दे देगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कुछ और भी, तो आप रोस्टिंग में मारेंगे ठीक। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जब रोस्टिंग होता है तो उसमें कौन सा गैस रिलीज होता है, तो कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। या कैल्सिनेशन के समय कौन सा गैस रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कैल्सिनेशन का यूज किस में किया जाता है, 4 को ऑप्शन रहेगा, सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित करने के लिए, कार्बोनेट एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित करने के लिए, इस तरह से अपने बना के तो उसमें से क्या आंसर होगा वो आप जान रहे हैं। तो इस तरह से 2 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी इनरिचमेंट ऑफ द ओर और कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। अब हम लोग को करना है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल। मैंने बताया था रिडक्शन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का निकलना। जब तक किसी भी ऑक्साइड एसिड में से ऑक्सीजन को नहीं निकालेंगे तब तक वो मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा, और किसी भी चीज में से ऑक्सीजन का निकलना अपकरण कहलाता है। इसलिए इस स्टेप का नाम पड़ गया क्या, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, इसका नाम ही पड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीसरा स्टेप आप देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, उसमें भी हम लोग 3 स्टेप है उसमें भी। क्या, कैसे, तो देख लीजिए।
जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उन मेटल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल बताया था मैं इसके बारे में आपको। एक होता है हाईली रिएक्टिव यानी उच्च अभिक्रियाशील, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव यानी मध्यम अभिक्रियाशील, और तीसरा होता है लो रिएक्टिव यानी निम्न अभिक्रियाशील। सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु जैसे चलते हैं, कुछ हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेप था यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, इसमें भी 3 स्टेप होता है। क्या क्या पता पहले कि भाई जितने भी मेटल्स हैं उनको हम लोग 3 स्टेप में बांटते हैं। पहले है लो रिएक्टिव से शुरू करेंगे। लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव मेटल यानी निम्न अभिक्रियाशील धातु। फिर मिडिल रिएक्टिव कह सकते हैं आप, रिएक्टिव मेटल, और सी हाई रिएक्टिव मेटल। तो लो रिएक्टिव मेटल अगर हम लोग चलें, इसमें क्या होता है कि लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड एस से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए उसको मात्र हीट करना होता है और कुछ करना नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें HgO, ये देखिए Hg को पारा, इसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। तो ये मरकरी जो है वो आपका लो रिएक्टिव मेटल है, और इस मरकरी के ऑक्साइड एस से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए मात्र इसको हीट करना पड़ता है। अगर आप इसको हीट कर देंगे तो हीट करने मात्र से ही इसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और पारा आपको मिल जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, ये देखिए HgO है, उसको हीट कर दिया, ये Hg में और O2 में टूट गया। आपको क्या चाहिए था? Hg चाहिए था, मेटल चाहिए था, आपको मिल गया, रिडक्शन हो गया। तो लेकिन इस विधि का उपयोग सिर्फ निम्न जो अभिक्रियाशील धातु हैं, लो रिएक्टिव मेटल, उसके लिए ही किया जाता है। मिडिल या फिर हाई रिएक्टिव मेटल के लिए आप इस विधि से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। अब चलते हम लोग बी, मिडिल रिएक्टिव। मिडिल रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड एस से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए उसको हीट करना काफी नहीं होगा, यानी मात्र उसको हीट करने से आप चाहेंगे कि उसमें से हम ऑक्सीजन अलग कर दें, ऐसा संभव नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उस ऑक्साइड एस का अभिक्रिया कार्बन या कार्बन जैसे किसी अन्य अवकारक के साथ कराया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक जो है वो मिडिल रिएक्टिव मेटल है। अब इसे हम लोग को ऑक्सीजन अलग करना है, तो इसको आप चाहेंगे कि हम मरकरी के जैसे इसको हीट कर देंगे तो अलग हो जाएगा, नहीं अलग होगा। जिसके लिए हम लोग कार्बन जैसे किसी अवकारक, अवकारक मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीजन छीन ले। अवकारक मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीजन छीन कर उसको अपकृत कर दे, उसको बोलते हैं अवकारक। तो कार्बन जो है एक अवकारक है, ये क्या करेगा कि इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को छीन लेगा और जिंक को अलग कर देगा। देखिए क्लियर हो गया, यानी हम क्या चाहिए था? जिंक चाहिए था। ठीक है, तो दूसरे जो मिडिल रिएक्टिव मेटल है उसके लिए हम लोग क्या देखे कि मिडिल रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड एस से अगर ऑक्सीजन को अलग करना हो तो वहां हीट करना काफी नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग वहां पे कि उसका रिएक्शन कार्बन या कार्बन जैसे किसी अवकारक के साथ करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए मिडिल रिएक्टिव मेटल में भी एक और भी मेथड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या क्या आता है, जैसे लिख लेते हैं तो जैसे एग्जांपल लेते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर। जैसे आप ऐसा करेंगे तो Al2O3 और प्लस Fe बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड हो गया ये Fe2O3। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड एस है। अब इस लोहे के ऑक्साइड एस से लोहा हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि इस लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु एल्युमिनियम, देखिए ये लोहा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, उससे उसका रिएक्शन करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि आयरन
एल्युमिनियम जो है चूंकि लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए एल्युमिनियम क्या करेगा कि फेरिक ऑक्साइड में जो आयरन है उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। और यहाँ पे कौन सा मेटल अलग हुआ? आयरन, क्योंकि हमको आयरन चाहिए था। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने से भी ऐसा होता है। और ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन या कोई थर्मिट भी पढ़ता है, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक, रेल की जो पटरियां हैं, इसमें जब कभी दरार पड़ जाता है उसको भरने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसमें बहुत ही उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है और इस ऊष्मा की वजह से ये आयरन जो आपको प्राप्त हुआ है वो आयरन मोल्टेन स्टेट यानी पिघले हुए रूप में प्राप्त होता है। इसलिए पटरी पे मानिए कि रेल के जो पटरी पे कहीं क्रैक आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन जैसे करवाते हैं, ये वाला थर्माइट रिएक्शन, इधर यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन, हिंदी में भी थर्माइट रिएक्शन ही, कोई थर्मिट पढ़ता है तो थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन TH लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम लोग इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे आयरन जो है वो बहुत अधिक ताप की वजह से, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना, तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये मोल्टेन यानी पिघले हुए रूप में प्राप्त होता है। और ये पिघला हुआ आयरन जैसे इस दरार में, रेल की पटरी में जो दरार उत्पन्न हो गई थी उसमें जाती है और जब वो ठंडी होती है तो इस दरार को भर देती है। इस तरह से हम लोग रेलवे ट्रैक में आए हुए दरार को, या जो फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, पटरी मशीन्स, उसके पार्ट्स में जब अगर दरार हो जाता है तो उसको भरने के लिए हम लोग इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लो रिएक्टिव और मिडिल रिएक्टिव मेटल को अलग करने के लिए हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बस ये हाई रिएक्टिव मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल और ये जो देख रहे हैं आप चौथा स्टेप जो था प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये लगभग एक जैसा होता है। तो हम लोग उसको नहीं तो अगले ही दिन चलते हैं अगला क्लास में, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा और वो दोनों एक जैसा मिलता जुलता है, उसको हम लोग अलग से फिगर ड्रॉ करके तब सीखेंगे। तो इतना को आप कलेक्ट कर लेंगे। चलिए आज के लिए काफी है, थैंक यू।